Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will continue the same lesson, the sermon at Banaras. That is the second lecture of this lesson. And we have to start from this very paragraph. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. अब आप इसमें देखेंगे कि वो जब दूसरों के घर में वो एक मुट्ठी सरसों के बीज मस्टर्ड सीड लेने जाती है, तब वो सब कहते हैं कि आप ले जाओ बेशक, लेकिन हमारे घर में जितने जीवित हैं उससे ज़्यादा मृत लोग हैं। तो ये बात सुन करके जो है ये कहती है, जब भी मतलब ऐसे ये बोलती है, फिर वो लोग ऐसे कहते हैं कि डू नॉट रिमाइंड अस, लोग कहते हैं जिसके घर में ये गई हुई है, कि हमें हमारे सबसे ज़्यादा दुखद घटनाओं को मत याद दिलाओ, और ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर किसी के प्रिय की कोई डेथ ना हुई हो। Kisa Gotmi became weary and hopeless. Weary here means tired. ठीक है, tired it is. And hopeless, and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. और वे साइड मतलब रोड के किनारे पर वो थक करके जब बैठ जाती है, तो जो सिटी लाइट्स होती है उसको देखने लगती है, जो कि मतलब कि फ्लिकर्ड हो रही थी, शोन अनस्टेडली, यानी कि चमचमा रही थी। ठीक है, कॉज्ड टू एंड शाइनिंग, और उसकी जो शाइनिंग थी वो धीरे धीरे एक्सटिंग्विश हो रही थी, बुझ रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो देख रही थी। क्लियर? ओके देन, फिर आप देखेंगे इसके आगे। At last, the darkness of the night regained everywhere, and she considered the fate of men, and their lives flickered up and are extinguished again. फिर इसके बाद वो जो है अंधेरे में बैठी रहती है, जब रूल्ड मीन्स शासन, ओके, रूल्ड, रेन्ड मीन्स शासन, दैट इज व्हाट रूल्ड, ओके, वॉज प्रिवेल्ड, ओके। तो वो देखती है चारों तरफ अंधकार ही अंधकार रहता है, और तब वो विचार करती है कि यही मनुष्य का भाग्य है, और उनकी लाइफ भी इसी तरह फ्लिकर होती है, जलबुत मतलब इस तरीके से टिमटिमाती है, और अंत में वो दोबारा से क्या होती है, बुझ जाती है, ख़त्म हो जाती है, उनकी ज़िंदगी अभी एक्सटिंग्विश हो जाती हैं। And she thought to herself, how selfish am I in my grief. Death is common to all, yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. अब ये बता रहे हैं, एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, वो अपने आप में सोचते लग जाती है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ। ठीक है ना, मेरे दुख में मैं कितनी ज़्यादा मतलब कि सेल्फिश हो गई थी। डेथ सभी के लिए कॉमन है, ठीक है ना। हालांकि इस डेस्टिनेशन मीन्स एक इस तरीके की एक बहुत बड़ी है अनहैप्पीनेस की वैली, यानी कि चारों तरफ अनहैप्पीनेस है, और यहाँ पर एक रास्ता है जो हमें लीड करता है इमोर्टैलिटी की तरफ। इमोर्टैलिटी मीन्स हियर द एबिलिटी टू लिव फॉर एवर, ठीक है ना। तो उस चीज़ की तरफ ये हमें इमॉर्टल बनाता है, ये रास्ता हमें उस तरफ लेके जाता है, और जो इसमें सरेंडर कर देता है अपनी सारी सेल्फिशनेस को, हु हैज़ सरेंडर ऑल हिज सेल्फिशनेस। तो ये क्या एक तरीके का मैसेज दे रहे हैं कि मैं कितनी सेल्फिश थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ तो सबके लिए है, तो फिर मैं क्यों इसके लिए सोच रही थी। ये एक ऐसा रास्ता है जो सबको इमोर्टैलिटी की तरफ ले जाता है, जो इसमें अपनी सारी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर देता है, छोड़ देता है, त्याग देता है। क्लियर? The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. अब गौतम बुद्ध प्रीच क्या करते हैं कि जो मॉर्टल्स यानी कि जो नश्वर लोग हैं, दोज हु आर बाउंड टू डाई, जो मर जाएंगे एक दिन, ठीक है ना, जो उनकी जिंदगियां हैं इस संसार में क्या है, इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, परेशानियों से घिरी हुई है, एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, पेन के साथ कंबाइंड है, ग्रिफ दुख है इसमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वो जो है अब बताना शुरू करते गौतम बुद्ध। For there is not any means by which those who have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death of such a nature are living beings. अब ये क्या कह रहे हैं, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying.
ऐसा कोई माध्यम नहीं है और ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये पता चल सके या जो जो है मृत्यु को अवॉइड कर सके, जो डेथ को अवॉइड कर सके, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे डेथ को अवॉइड किया जा सके। ओल्ड एज में पहुंचने के बाद तो मृत्यु निश्चित ही है। ठीक है ना, ऑफ सच एन नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही प्रकृति है, यही नेचर है कि इंसान जो जन्म लेता है वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है और फिर मृत्यु आनी ही आनी है, दैट इज श्योर। क्लियर? As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals were when born are always in danger of death. जिस तरीके से पेड़ में जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं उनको गिरने का डर होता है, उसी तरीके से जो मॉर्टल्स है, जो नश्वर हैं, जो जन्म लेते हैं, उनको जो है हमेशा से किस चीज़ का वो रहता है, मतलब कि उनको हमेशा से डेथ का डेंजर रहता है, मृत्यु का डेंजर रहता है। मृत्यु तो देखो आनी ही आनी है, दैट इज फिक्स। ठीक है? As all earthen vessels made by the potter in being broken, so it is the life of mortals. अभी एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं जिस तरीके से एक जो है जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, अर्थन अर्थन मतलब जो मिट्टी के जो है बर्तन बनते हैं, वेसल्स पॉट वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, वो एक दिन टूटते ही टूटते हैं। ठीक है, वो एक दिन टूटेंगे ही टूटेंगे, ये तो श्योर है, बिल्कुल श्योर है कि वो जो है टूटते हैं। उसी तरीके से जो है लाइफ होती है हमारी मॉर्टल्स की, यानी कि जो नश्वर प्राणियों की। हम नश्वर हैं, हमें मृत्यु आनी ही आनी है एक दिन। तो वही कह रहे हैं कि जो हमारी लाइफ है, ठीक है ना, ये भी एक दिन समाप्त हो जानी है, ये भी मृत्यु से नहीं टल सकती, मृत्यु आनी ही आनी है। Both young and adult, both who are fools and those who are wise, okay, are fall into the power of death. Okay, all are subject to death. Clear? तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, जो एडल्ट है और जो मूर्ख है, जो इंटेलिजेंट है, जो वाइस है, ठीक है, चाहे यंग है, एडल्ट है, ठीक है ना, मतलब कोई भी एज का हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो और कितना भी मूर्ख हो, हर किसी की डेथ जो है ना ये फिक्स है और मृत्यु आनी ही आनी है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। और सभी लोग लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सब्जेक्ट टू लाइकली टू अफेक्टेड बाय, यानी कि सभी लोग मृत्यु के प्रभाव से प्रभावित है, कोई भी जो है बच नहीं सकता है, सभी को मृत्यु आनी ही आनी है, ये निश्चित है। Of those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Kinsman means a man who is not of a person's blood relation, यानी कि जो blood relation ना हो, ठीक है, और हमारे उसमें परिवार में रिश्तेदारी में। तो अब ये कह रहे हैं कि ऑफ दोज, मतलब इतना ज़्यादा ये चीज़ डेथ इतना ज़्यादा हमारे ऊपर हावी है कि हम इससे बाहर आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, डिपार्ट ऑफ फ्रॉम लाइफ, ये अलग नहीं है। एक फादर जो है वो अपने बेटे की जीवन को नहीं बचा सकता, अगर मृत्यु आनी है तो आएगी, और न ही जो हम अपने किसी रिश्तेदारी में किसी को बचा सकते, किसी रिश्तेदार को बचा सकते। मृत्यु अगर आनी है तो ये आएगी, ये तो फिक्स है। क्लियर? Marks, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. अब ये क्या बता रहे हैं, गौतम बुद्ध बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज क्या है कि जब जो है while relatives are looking on, जब हमारे रिलेटिव्स देख रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, lamenting here means expressing passionate grief about, जैसे जो कोई मर जाता है तो हम सब रोते हैं। क्लियर? लेमेंटिंग इट इज, सॉरी, लेमेंटिंग मीन्स दिस इज, जब हम कोई मर जाता है तो हम बहुत रोते हैं। एक्सप्रेसिंग पैशनेट ग्रीफ अबाउट, बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर अपने दुख को प्रकट करते हैं, डीप दुख को प्रकट करते हैं। ठीक है ना? और एक के बाद एक हमारे जो मॉर्टल्स हैं, जो नश्वर लोग हैं, जो हमारे खास हैं, जो हमारे सगे संबंधी, एक के बाद वो एक हमें छोड़कर जाते रहते हैं। एग्जाम्पल किसका लिया? ऑक्स का। जिस तरीके से ऑक्स को कहाँ ले जाते हैं? स्लॉटर हाउस में। स्लॉटर यानी कि जहाँ पर उनको कट किया जाता है, ठीक है ना, जिसको हम वो कहते हैं बचर हाउस, जहाँ पर उनको मारा जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर उनको ले जाते हैं और उनको जो है कट कर दिया जाता है। तो वही ये बता रहे हैं कि इसी तरीके से हमसे हमारे एक एक रिलेटिव्स को, हमारे एक एक सगे संबंधियों को हमसे दूर ले जाया जा रहा है डेथ की तरफ, ठीक है, और हम सिर्फ रोते रह जाते हैं, उनको देख करके दुख प्रकट करते हैं बस। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड with death and decay, therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world. और अब बुद्ध क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या मैसेज देते हैं कि जो वर्ल्ड है वो अफ्लिक्टेड है। अफ्लिक्टेड मतलब प्रभावित है, अफेक्टेड है किस चीज़ से? डेथ से। डेथ से प्रभावित है,
एंड डिके, डिके मतलब नष्ट होना, सड़ जाना, रॉट, क्लियर। तो ये जो है प्रभावित है मृत्यु से और सड़न से। इसीलिए जो चतुर लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझ चुके हैं, वो किस पे ग्रीव, ग्रीव माने दुख, फील इंटेंस सरो, बहुत ज़्यादा दुख प्रकट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो संसार की इस टर्म को समझ चुके हैं। नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, वो इस चीज़ को समझ चुके हैं और अब इस चीज़ के ऊपर वो दुख प्रकट नहीं करते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, ना तो वो रो के दिखाते हैं, ना तो अपनी जो है दुख की फीलिंग को प्रकट करके दिखाते हैं। विल एनॉय ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ना तो वो अपने दुख को प्रकट करते हैं, ना तो रोते हैं, ना तो अपनी दुख की भावनाओं को प्रकट करते हैं। और इसके कंट्रेरी में, इसके विरुद्ध क्या होता है कि उनका जो पेन है, जो उनका दुख है, उस पेन विल बी ग्रेटर, उनका दुख और ज़्यादा बड़ा होता जाता है और उनकी बॉडी और ज़्यादा सफ़र करती है और ज़्यादा परेशान होती है। जितना वो दुखी होंगे उनकी बॉडी उतना सफ़र करेगी। जिसको जाना था वो तो जा चुका है, तो इसलिए वो ज़्यादा शोक नहीं करते, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि जिसको जाना था वो तो जाएगा, वो तो रुकेगा नहीं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जिसको जाना था वो जाएगा, उसके ऊपर दुख प्रकट ज़्यादा नहीं करते, ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करते, क्योंकि जितना ज़्यादा वो अपने आप को दुखी रखेंगे, जितना ज़्यादा वो परेशान होंगे, उनकी बॉडी उतना ही ज़्यादा सफ़र करेगी, उतना ही ज़्यादा परेशान होगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो अपने आप को बीमार कर लेंगे, पेल मतलब येलोइश आ जाएगी। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, लेमेंटेशन एज आई हैव टोल्ड यू एक्सप्रेशन ऑफ सरो, और मृत्यु जो है, जो जिसको ले गई है उसको वापस नहीं भेजेगी। हमारे दुख करने से, हमारे जो है विलाप करने से, हमें अपने फीलिंग को प्रकट करने से जो चला गया वो तो चला गया, अब वो वापस कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम, हमारा उसके प्रति ये जो दुख है, हमें इसको कंट्रोल करना होगा, हमें अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि हमारे दुख से वो वापस नहीं आ जाएगा, जबकि हमारा दुख हमारे ही बॉडी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, जिससे हम सिक होंगे, हम बीमार होंगे। ओके, आगे देखिए। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief, और वो जो शांति की खोज करता है, जो शांति की तलाश में रहता है, जो शांति को प्राप्त कर लेता है, वह इस लिमिटेशन से, लेमेंटेशन से, कंप्लेंट से और दुख से बाहर आ जाता है। लेमेंटेशन दुख, डीप सरो, कंप्लेंट यानी कि शिकायत, ग्रिफ मतलब यहाँ पर भी डीप सरो, तो वो इन सब चीज़ों की लिमिट से बाहर आ जाता है, ठीक है, शांति की तलाश में जो रहता है। He who has drawn out the arrow and has become composed, अभी बता रहे हैं कि जो इस एरो से बाहर आ जाता है, हैविंग वंस फीलिंग एंड एक्सप्रेशन अंडर कंट्रोल। यहाँ पर तो ये बताया कि जो पीस की शांति कर रहा है, उसे जो है ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, कंप्लेंट, ग्रिफ, इन सब चीज़ों से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेमेंटेशन को त्यागना जरूरी है, कंप्लेंट को और ग्रीफ को त्यागना जरूरी है। और यहाँ क्या कह रहा है, जो कि अपने आप को इसमें से बाहर निकाल लिया है और अपने आप को कंपोज्ड कर लिया है। अपने कंपोज्ड हियर मीन्स हैविंग वंस फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस अंडर कंट्रोल, जो अपने इमोशंस पे, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लिया है, वो क्या प्राप्त कर लेता है, पीस ऑफ माइंड। ही विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वो पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति को प्राप्त कर लेता है। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. Who has overcome all sorrow, जो इन सब सारे दुखों से वो बाहर आ जाता है, will become free from sorrow, वो इन सब दुखों से फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और उसको ब्लेसिंग्स भी मिलती है, और वो अपना काम अच्छे तरीके से आगे मैनेज भी करता है। This is the lesson. I think the concept of this lesson, the theme of this lesson is clear. Okay, the message of Gautam Buddha is clear to you all. You have to write down the complete summary and you will be given some question answer which you will have to do. And as you know that NCERT questions are very compulsory to attempt, which you have to write NCERT question answer of all the lessons. Clear class? Okay, thank you. Have a nice day. If you have doubt, then contact me or ask me on WhatsApp number.